को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हम रेट की इक्वेशन लिखेंगे, रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब यहाँ पे अगर हम के कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किसके बराबर होगा, रेट अपॉन में ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये आ गया। ठीक है, ऊपर रेट, रेट का यूनिट क्या सिखाया था आपको, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये रेट का यूनिट सिखाया था। अपॉन में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है बेटा, इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। एक की पावर एक्स आ गई, दूसरा भी मोल पर लीटर, बी की कॉन्सेंट्रेशन भी, उसकी पावर वाई। बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। ऊपर आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड और नीचे आ गया मोल पर लीटर की पावर एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो x प्लस वाई को हम ऑर्डर लिख सकते हैं। ऊपर मोल पर लीटर पर सेकेंड, नीचे मोल पर लीटर की पावर ऑर्डर। अब ध्यान से देखो ज़रा कि ऊपर भी मोल पर लीटर है और नीचे भी मोल पर लीटर है कि नहीं, लेकिन ऊपर वाले मोल पर लीटर की पावर क्या है, 1, और नीचे वाले मोल पर लीटर की पावर क्या है, ऑर्डर। अगर डिवाइड होती हैं तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो के का फॉर्मूला, के का क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर, ऊपर वाले के पावर 1 थी, नीचे वाले की ऑर्डर थी, तो 1 माइनस ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, और पर सेकेंड। तो ये फार्मूला बन गया यूनिट निकालने का। यूनिट नहीं निकली के की है, यूनिट निकालने का फार्मूला बन गया, क्योंकि हर ऑर्डर के लिए अलग यूनिट आएगी, हर ऑर्डर के लिए अलग यूनिट आएगी। अब एग्जाम्पल्स देखो कैसे। तो एग्जाम्पल के लिए हम निकालना चाहते हैं, लेट्स से फॉर ज़ीरो ऑर्डर। फॉर ज़ीरो ऑर्डर अगर हम निकालना चाहते हैं, क्या फॉर्मूला बताया, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस ऑर्डर। ऑर्डर कितना है, 0 पर सेकेंड। 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 ही होगा। तो क्या पावर बन गई, क्या मतलब यूनिट बन गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ज़ीरो ऑर्डर का यूनिट, ज़ीरो ऑर्डर के केस में रेट का यूनिट और के का यूनिट सेम होता है। रेट का यूनिट भी मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है और के का यूनिट भी मोल पर लीटर पर सेकेंड ही होता है, सेम यूनिट आता है दोनों केस में। फॉर फर्स्ट ऑर्डर देख लो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के केस में के इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस ऑर्डर। 1 माइनस ऑर्डर कितना है इस बार, 1 है, पर सेकेंड। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो 1 बन जाता है, तो क्या बचा, सिर्फ पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में के का यूनिट क्या हो गया भाई, पर सेकेंड। ठीक है, याद कर लेना ये के का यूनिट। पहले वाले केस में ये आया मोल पर लीटर पर सेकेंड, दूसरे वाले में आया सिर्फ पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर में देख लो, देखो 3 ऑर्डर तो एटलीस्ट या रट लेना, बाकी के लिए कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि ये 3 ऑर्डर तो बार बार काम आएंगे ही आएंगे। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, K इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस ऑर्डर है 2 पर सेकेंड। 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1। तो -1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, मोल की पावर क्या आ जाएगी, -1, लीटर की पावर -1 मिलके +1 बन जाएगी, और पर सेकेंड ऐसे। लीटर पर मोल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं इसे। मोल पर लीटर की जगह क्या हो गया, लीटर पर मोल हो गया। लीटर पर मोल पर सेकेंड किसके केस में, सेकेंड ऑर्डर के केस में। ठीक है, थर्ड ऑर्डर देख लो एक बार। थर्ड ऑर्डर के केस में के इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड, सॉरी मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3 पर सेकेंड। तो 1 माइनस 3 हो गया -2, तो मोल की पावर -2, लीटर की पावर +2 पर सेकेंड। ठीक है, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे ऐसा आ गया 3/2 ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है, 3/2। ये क्वेश्चन आया हुआ है 3/2 ऑर्डर में क्या निकालते हैं, के इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3/2 पर सेकेंड।
मोल की पावर क्या आ गई, 1 - 3/2 क्या होगा, -1/2। मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर +1/2 और पर सेकेंड। ठीक है, मोल की पावर, हाँ अंडर रूट लिख सकते हैं, लेकिन किस पे, नेगेटिव अंडर रूट पे तो उल्टा हो जाएगा ना, 1/रूट हो जाएगा, तो रूट मत लगाओ, डायरेक्ट 1/2 ही लिखो। ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक। तो ऑर्डर से मतलब रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना आ गया, किसी का भी निकाल सकते हो। मेन फार्मूला याद रखो बस, ये फार्मूला अगर आपको याद होगा तो कोई सा भी यूनिट निकाल सकते हैं, मोल पर लीटर की पावर 1 - ऑर्डर और पर सेकेंड। ठीक है, आगे देखिए कैसे करना। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या चीज़ है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज और एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल वर्ड्स में ये। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन आ रिएक्शन। एक रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा जनरली नहीं होती, मॉलिक्यूलैरिटी जनरली 3 से ज़्यादा नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ जी, तो एग्जांपल देखो, NH4NO2 ये ब्रेक डाउन होके बनाता है N2 नाइट्रोजन गैस प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल में आपको कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक। तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, जिसमें एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है भाई, अगर कहीं पे दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, जैसे 2HI है, ब्रेक डाउन हुआ, क्या बना, H2 और I2, बैलेंस्ड इक्वेशन। रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, 2, तो क्या हो गया, बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, रिएक्शन क्या हो गया, बाई मॉलिक्यूलर। अगर मान लो 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, 2NO + O2 गिव्स 2NO2, ये रिएक्शन हो रहा है, इसमें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर। अब ऐसे मॉलिक्यूलैरिटी क्या बढ़ती चली जाएगी, हाथ आगे देखो, मॉलिक्यूलैरिटी बढ़ती चली जाएगी, टेट्रा मॉलिक्यूलर, पेंटा मॉलिक्यूलर, नहीं। इनफैक्ट रिएक्शन जो ट्राई मॉलिक्यूलर भी होते हैं ना, दे आर ऑल्सो वेरी रेयर रिएक्शंस। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर बाई मॉलिक्यूलर बहुत आसानी से होते हैं, क्योंकि होता क्या है, रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है। अब ये ना की फॉब की तरह से, जैसे की और लॉक है, मॉलिक्यूल के सिर्फ टकराने से रिएक्शन नहीं होता, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में फिट होना चाहिए। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल, ये पैकमैन वाला जैसा गेम होता है, इसके अंदर मान लो ये है और दूसरा रिएक्टेंट का शेप ये है, जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तभी रिएक्शन होगा, ये इसके अंदर आके फिट होगा तभी रिएक्शन होगा। ठीक है, अब क्या चांसेस हैं कि ये ऐसे ही आके टकराएगा, अगर यहाँ टकरा गया नहीं होगा रिएक्शन, यहाँ टकरा गया नहीं होगा रिएक्शन, पीछे से ऐसे टकरा गया नहीं होगा, सिर्फ ये परफेक्टली अलाइन करके यहाँ जब टकराएगा तभी रिएक्शन होगा। सही है, अब ये समझो कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये रैंडमली भाग रहे हैं इधर उधर ऐसे कर, ठीक है, सारे, ये भी और ये भी, ये वाला भी और ये वाला भी ऐसे ऐसे भाग रहा है, तो ये क्या चांसेस हैं कि परफेक्टली एकदम टकरा जाएंगे, वैसे ही बहुत रेयर चांस है। तो 2 मॉलिक्यूल में पहले ही रेयर है। अब ऐसा समझो कि मॉलिक्यूल ऐसा है, ऐसा भी शेप नहीं है, इसका शेप कुछ इस तरीके से है, ऐसा कुछ शेप है, और पीछे एक और मॉलिक्यूल है इस शेप का जो इसके अंदर फिट होगा। ठीक है, ये इसके अंदर फिट होगा, यहाँ पे ये स्क्वायर शेप बना देते हैं ऐसे ऐसे, और ये पजल पीस की तरह एक दूसरे के अंदर फिट होंगे। अब ये तीनों मॉलिक्यूल भाग रहे हैं इधर उधर, ये तीनों मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहे हैं, क्या चांसेस है कि तीनों एक साथ, ऐसा नहीं हो सकता पहले एक टकरा जाए और फिर दूसरा आके दूसरा इसमें फिट हो जाए, तीनों को एक साथ टकराना है, तीनों को एक साथ टकराना है और रिएक्ट एक साथ फिट होना है। तो क्या ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाएगी कि नहीं? सही है, सिंपल सा सोच के देखो, अगर मेरे हाथ में एक पेन है और मैं पीछे बैठा है हमजा, उसके हाथ में एक कैप दे देता हूँ और हम एक दूसरे की तरफ पेन और कैप फेंक के मारते हैं और हवा में बंद होना चाहिए, यही तो रिएक्शन हो गया एक तरीक़े से।
ये दो मॉलिक्यूल हो गए और वो परफेक्टली फिट होने चाहिए। अच्छा ये भी नहीं है कि अगर मान लो परफेक्टली तुक्के से फिट हो भी गए लेकिन हमने इनफ एनर्जी नहीं लगाई, वो जुड़े ही नहीं, तो ये भी होता है मॉलिक्यूल में एनर्जी भी इनफ होनी चाहिए टकराते टाइम। अगर मॉलिक्यूल में इनफ एनर्जी नहीं हुई तो रिएक्शन नहीं होगा। एक तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए और फिर एनर्जी भी इनफ होनी चाहिए। अब अगर मैं क्या करूँ, पेन की निब भी बाहर निकाल दूँ, कैप उसे दे दूँ, शेल मैं पकड़ लूँ, निब किसी और को दे दूँ, तीनों फेंक के हमारे बंद होना चाहिए हवा, क्या हो गया, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हो गया ना। तो इसीलिए ट्राई मॉलिक्यूलर वाले रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सट्रीमली रेयर। और फिर चार कर दें, इसे चार टुकड़े कर दें, पेन के दो टुकड़े जोड़ भी दें, फेविक्विक लगा के फेंक के मारना है, जुड़ना भी चाहिए हवा में, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। टेट्रा मॉलिक्यूलर वाला कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक है, टेट्रा मॉलिक्यूलर वाला कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिमॉलिक्यूलर या बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर ऑलरेडी बहुत रेयर होते हैं, टेट्रा मॉलिक्यूलर होते ही नहीं। सही है, तो इसमें एक लाइन लिख लेना यहाँ पे, रिएक्शंस विद मॉलिक्यूलैरिटी 3 और मोर, ठीक है, 3 भी नहीं 2 से ज़्यादा लिखिए, रिएक्शंस विद मॉलिक्यूलैरिटी हायर देन 2 आर वेरी रेयर। 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूलैरिटी वाले रिएक्शन बेटा क्या हैं, बहुत रेयर हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू simultaneously collide more than 2 molecules with sufficient energy and proper orientation. Causing a chemical reaction. ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है भाई, क्लियर। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मैंने समझा दिया था आपको। द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन कॉल्ड एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS, ठीक है। अच्छा मैंने ये भी बता दिया था, हाँ भाई आगे देखो, मैंने बताया था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में x और y की वैल्यू किसके बराबर होती हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन order of reaction is equal to molecularity of rate determining step। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की जितनी मॉलिक्यूलैरिटी होगी वही और रिएक्शन का क्या होगा, ऑर्डर, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के जो स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे वही क्या बताएंगे, x और y बताएंगे, उसी से ऑर्डर पता लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो इसका, एक रिएक्शन दे रखा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन 2H2O रिएक्ट करता है I- से, ठीक है, और ब्रेक डाउन होकर H2O 2H2O और O2 बनाता है, ठीक है, ये रिएक्शन। अब एक्चुअल रिएक्शन ये है, इसका मैकेनिज्म क्या है ये देखो।
मैकेनिज़्म इसका ये है कि पहले H2O2 I माइनस से रिएक्ट करके डायरेक्टली H2O और O2 नहीं देता, पहले देता है एक H2O और IO माइनस। अगले स्टेप में ये जो IO माइनस बना है ये दूसरे H2O2 मॉलिक्यूल पे रिएक्ट करता है और फिर ब्रेक डाउन होकर इससे एक और H2O और O2 बनता है और I माइनस जो रिएक्ट कैटलिस्ट था वो अलग हो जाता है। I माइनस एक्चुअली कैटलिस्ट है इस रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो पहला स्टेप होता है ना बेटा, वो स्लो स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या होता है? स्लो। और दूसरा क्या होता है? फास्ट। तो स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो रेट लॉ इक्वेशन लिखी जाएगी वो किस पे डिपेंड करेगी? स्लो स्टेप पे, फास्ट स्टेप पे? स्लो स्टेप पे। और स्लो स्टेप के हिसाब से क्या होना चाहिए? स्लो स्टेप के स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में लगा सकते हो, स्लो स्टेप के स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में। तो स्लो स्टेप में क्या है? दो चीज़ें, H2O2 और I माइनस, दोनों लिखो और दोनों के स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 1 ईच। तो पावर क्या आ जाएगी? 1 1 ईच आ जाएगी, इसकी भी पावर इसकी भी पावर, ठीक है। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन बन गई। किसकी वजह से पता लगी हमें? मैकेनिज्म की वजह से। अगर इसका मैकेनिज्म ना लिखा होता तो यहाँ पर जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन में क्या लगा है पीछे? ओरिजिनल इक्वेशन में तो पीछे 2 लगाया ना H2O2 के, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन में H2O2 के पीछे क्या लगा हुआ है? 2, और इसके पीछे लगा है 1। तो पावर में 2 और 1 आ जाता अगर ये एलिमेंट्री होता, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स था और हमें मैकेनिज्म दे रखा था। और जो आपका वो होता है रिएक्शन का ऑर्डर, वो किस पे डिपेंड करता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्टेप 1 स्टेप 2 में से स्टेप 1 क्या था? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। इसी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो उसी के स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर, ठीक है। यहाँ पे 1 1 लगा हुआ था दोनों जगह पे, यहाँ पे 1 लगा हुआ था, यहाँ पे भी 1 लगा था, इसीलिए पावर में दोनों की क्या आ गया? 1 1, ठीक है। तो इतना आई होप क्लियर है। रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस क्या होता है? ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। तो बहुत सिंपल से तीनों पॉइंट, अब ये मत करना 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख कर आ जाओ, कम से कम 2 लिख कर आने। 1 मार्क का क्वेश्चन हो तब भी डजंट मैटर, ठीक है। 2 मार्क्स का आया तो फिर तो तीनों ही लिख कर आना। तो देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, मैंने शुरू में ही बता दिया था। रिएक्शन को देख के नहीं बताई जा सकती, अनलेस आपको बोल दें कि एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, तब तो बता सकते हो, है ना। एलिमेंट्री है तो बता सकते हो, कॉम्प्लेक्स है तो जब तक मैकेनिज्म नहीं देंगे तब तक नहीं बता पाओ। तो खैर ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी और ये क्या है? ये थियोरेटिकल है। मॉलिक्यूलैरिटी तो रिएक्शन को देख के पता लग जाती है ना, जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वही मॉलिक्यूलैरिटी, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर। अच्छा, अगर कोई मॉलिक्यूल में तुम्हें एक्चुअल में बैलेंस करने के बाद 10 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, या 5 ही दिख रहे हैं, तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या 5 हो जाएगी? मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि 3 भी बहुत रेयर होती है। तो वो रिएक्शन असल में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, इसीलिए उसमें 5 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं रिएक्टेंट साइड पे। अगर कहीं पे भी 5 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं तो 100% वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या ये हो गया कि किसी में अगर 1 या 2 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं तो यूनिमॉलिक्यूलर हो गया? नहीं, ये कंपलसरी नहीं। अब ये सुनो, ये थोड़ी सी अजीब सी बात है सुनने में। अगर 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल है, 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल है तो 100% कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल एलिमेंट्री एक बार में रिएक्ट कर ही नहीं सकते 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल। लेकिन क्या 3 से कम मॉलिक्यूल हैं तो हमेशा कंपलसरी है कि वो एक ही स्टेप में पूरा हो जाएगा। अभी H2O2 वाला रिएक्शन देखो, कितने मॉलिक्यूल थे यहाँ पे? 3 थे ना, 2 हाइड्रोजन परऑक्साइड थे और 1 आयोडीन था। कितने स्टेप में हुआ? 2 स्टेप, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल्स 2 भी हैं तब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकता है, 1 है तो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन 3 से ज़्यादा वाला तो पक्का कॉम्प्लेक्स होगा, ये है कंफर्म। सारे के सारे रिएक्शन, यानी कहने का मतलब है कोई भी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, चाहे उसमें 1 मॉलिक्यूल हो रिएक्टेंट में, 2 हो, 3 हो, 10 हो, कितने भी, कोई भी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लेकिन कौन सा वाला कंफर्म कॉम्प्लेक्स होगा? जिसमें 3 से ज़्यादा है, वो तो कंफर्म ही कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। 3 से कम है तो चांस है कि वो एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है, ठीक है। अब देखो, तो ये एक्सपेरिमेंटली पता लगती है और ये कैसे पता लगती है? थ्योरेटिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अगला, ऑर्डर एप्लीकेबल है दोनों पे बेटा, एलिमेंट्री पे भी और कॉम्प्लेक्स पे भी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी निकलती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, मॉलिक्यूलैरिटी किसकी निकलती है? ओनली फॉर एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होती। अरे आगे देख लो हाथ,
मैं यूट्यूब पे डालूंगा, इसमें भी तुम बदतमीजियाँ सुन रहे हो। बच्चे कहेंगे क्या चल रहा है क्लास में। अब सारे हमारी क्लास वाले ही थोड़ी देख रहे हैं, मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा और भी कोई देख सकता है इसे। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अब एडिट करने का टाइम नहीं, अब तो हो गया रिकॉर्ड जो होना था। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप। अगर ये वीडियो फेमस हो गई, हाथ पे मीम ज़रूर बनेंगे। गलती से अगर हो गई ये फेमस। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप, ये बता दिया मैंने। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ऑर्डर क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। और मॉलिक्यूलैरिटी क्या बताया था, स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर के बराबर होती है। ये लिखवाया था अभी ऊपर, यहाँ पे ये रहा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ RDS, मतलब यानी स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी ही नहीं हमने, एक पॉइंट बेटा मिसिंग है, ऐड कर लो इसमें। ऑर्डर कैन बी ज़ीरो, अ फ्रैक्शन एंड समटाइम्स नेगेटिव। बहुत रेयरली नेगेटिव होता है, लेकिन कभी कभार नेगेटिव भी हो सकता है। समटाइम्स नेगेटिव लिखा हुआ है, अच्छा लिखा तो है यार, ठीक है ठीक है। इट कैन बी ज़ीरो और इवन अ फ्रैक्शन। समटाइम्स नेगेटिव भी लिख लेना, वो नहीं लिखा हुआ, समटाइम्स नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि NCERT में नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, इसलिए नहीं लिखा था, लेकिन होता है कभी कभार। और मॉलिक्यूलैरिटी तो इस पर डिपेंड करती है ना, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज़ीरो थोड़ी हो सकते हैं, और ना फ्रैक्शन में हो सकते हैं। तो इट कैन नॉट बी ज़ीरो और अ नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर नहीं हो सकता ये। ठीक है, नॉन इंटीजर भी गलत लिखा है, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, कैन नॉट बी ज़ीरो और आप फ्रैक्शन कर लो, ये असल में NCERT से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा कैन नॉट बी ज़ीरो और अ फ्रैक्शन। ठीक है, काट दो नॉन इंटीजर को, उसकी जगह लिख दो क्या, फ्रैक्शन। ज़ीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। सही है भाई, समझ आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये वाला टॉपिक अभी बेटा स्किप करेंगे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी स्कूल के एग्ज़ाम में आपके ये नहीं आएगा। ठीक है, आगे आपको मैं करा दूंगा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ये नीट में या JEE में आता है।